9 कत्ल, एक कातिल और एक बलि का बकरा। जी हाँ, ये प्लॉट है संतोष पाठक द्वारा लिखित एक ज़बरदस्त सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर की। और इस नॉवल का नाम है ट्रैप। क्या आपको पता है कि एक अच्छे सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री नॉवल की कामयाबी के पीछे क्या राज होता है? एक राज जो मुझे समझ में आया है वो ये कि उस मर्डर मिस्ट्री को जो सॉल्व करता है, उस इंसान को जो बचाता है, जो फंस गया है इसमें या कातिल तक पहुंचता है जो इंसान, वो इंसान कोई पुलिस का एक्सपर्ट नहीं बल्कि आम आदमी के बीच से निकला हुआ एक किरदार होता है जिसके साथ आम आदमी रिलेट कर पाती है। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और भाग दौड़ करके अलग अलग सिचुएशन में, जहाँ पर सब लोग ये विश्वास करते हैं कि कातिल यही है, वो विश्वास करता है कि नहीं कातिल ये नहीं है, और वो जुगाड़ लगाकर किसी तरह तोड़ मरोड़ करके असली कातिल को सामने लेकर आता है। जब ऐसा होता है तो जो पढ़ने वाले जो पाठक हैं वो उस किरदार के साथ रिलेट कर पाते हैं जिसने कातिल को उजागर किया। वो कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, उसके पास सारी सुविधाएं नहीं होती हैं जैसे पुलिस के पास होती है या सीआईडी के पास होती हैं, लेकिन वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर असली कातिल तक पहुंचता है। ऐसे नॉवेल्स पढ़ने में जो रीडर्स हैं उनको काफ़ी मज़ा आता है और वो भी उस डिटेक्टिव किरदार के साथ जुड़ जाते हैं और उसकी हेल्प करते हैं और उसके साथ रहते हैं और वो चाहते हैं कि ये इंसान कामयाब हो। और जब वो मुसीबत में फंसता है तो वे लोग भी परेशान होते हैं कि अभी इस मुसीबत से वो कैसे निकलेगा। लेकिन जब वो फाइनली निकल जाता है तो रीडर के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है कि उनका जो हीरो है, जो डिटेक्टिव है, वो कामयाब हो गया। जब इस नॉवल के किरदार शशांक यादव ने भरे बाजार में एक मोटरसाइकिल चालक के साथ पंगा लिया था, तब उसे कहाँ पता था कि वो किस बड़ी मुसीबत में, किस बड़े जाल में फंसने वाला है। इत्तेफाक देखिए कि जिस मोटरसाइकिल चालक के साथ शशांक यादव का पंगा हुआ, वो मोटरसाइकिल चालक कोई और नहीं, एक पुलिस स्टेशन का थाना प्रबंधक निकला। अब फिर क्या था, वो पुलिस वाला वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड या गुस्सैल किस्म का आदमी था। उसने शशांक यादव को पकड़ा और सीधा पुलिस थाने ले जाके लॉकअप में बंद किया। और फिर वहाँ उसने और उसके बाकी कर्मचारियों ने मिलकर शशांक की जो हालत की, मार मार कर, टॉर्चर दे दे कर उसे अधमरा कर दिया। शशांक ने कई बार माफ़ी मांगी लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुना और उसकी ठुकाई पे ठुकाई की गई। अंत में जाके किसी तरह शशांक को छोड़ दिया गया। अब शशांक जब बाहर निकला वो इतना फ्रस्ट्रेट, इतना गुस्सा हो चुका था, उसके अंदर इतनी नफ़रत थी उस पर्टिकुलर इंस्पेक्टर के लिए, उस पर्टिकुलर थाना इंचार्ज के लिए, कि उसने मन में बना लिया कि वो उसका खून कर देगा। और इसके लिए वो अपने एक पुराने दोस्त साथी के पास गया और उसने बताया कि उसे एक पिस्तौल चाहिए। और उस साथी ने उसके लिए एक पिस्तौल या कट्टा तो उसने अरेंज कर दिया, लेकिन कहा कि ये लिंक मेरे पास नहीं आना चाहिए, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मेरा नाम इसमें नहीं आना चाहिए। शशांक बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब शशांक उस इंस्पेक्टर के बारे में पता करता है और एक रात उस इंस्पेक्टर का खून करने की तैयारी करके उस इंस्पेक्टर के घर की तरफ जाता है। अब वो इंस्पेक्टर जो है पुलिस कॉलोनी में रहता था। शशांक देर रात पुलिस कॉलोनी पहुंचता है और वो उस इंस्पेक्टर के घर पर पहुंचता है। लेकिन यहाँ भी देखिए, यहाँ उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती, या
वो उसकी नियति में कुछ और लिखा था कि इससे पहले कि वो उस इंस्पेक्टर का खून कर पाता, किसी और ने ये काम कर दिया था। वो इंस्पेक्टर ऑलरेडी अपने कमरे में मरा हुआ था। शशांक ये देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भाग निकलता है, इस सोच के साथ कि शायद किसी ने उसे नहीं देखा होगा। लेकिन आज की तारीख में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में ऐसा बहुत ही बिरले होगा कि आप कहीं पे गुज़रें और कैमरा, स्ट्रीट कैमरा या जो भी टेक्नोलॉजी है, उसकी आंखों से आप बच पाए। अब पुलिस को उस शख्स की तलाश है जिसे कत्ल वाली रात पुलिस कॉलोनी के आसपास देखा गया था, और वो शख्स कोई और नहीं, शशांक यादव है। अब शशांक यादव को पुलिस से बचना है। एक तो उसने खून नहीं किया है, दूसरा पुलिस को शक है कि उसने खून किया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ऐसे में शशांक यादव के पास एक गुमनाम कॉल आता है, और वो कॉल कोई और नहीं, कातिल का कॉल था। और वो शशांक को सलाह देता है कि अगर वो पुलिस से बचना चाहता है तो वो फला जगह चले जाए, वहाँ रहे, वहाँ छिपे। एक तरह से उसको सजेस्ट किया जाता है कि वो ये काम करे। अब शशांक यादव के पास कोई और चारा नहीं था, वो उसकी बात मान लेता है और वो उस जगह पहुंचता है जहां पर उसे कहा गया था, और वहां पर वो छिपने का प्रयास करता है। लेकिन ये शशांक की समझ में नहीं आता है कि उसे एक मकड़ी के जाल में फंसाया जा रहा है, जिससे बाहर वो नहीं निकल पाएगा। ये कातिल की चाल है, क्योंकि कातिल जो है एक कत्ल करके शांत नहीं बैठने वाला, उसके दिमाग में तो और भी कत्ल करने का इरादा है। तो वो कातिल जो है शशांक को वहाँ वहाँ भेजना शुरू कर देता है जहाँ जहाँ उसने ऑलरेडी कत्ल कर दिया है, और वहाँ पर शशांक की मौजूदगी साबित हो जाती है और पुलिस को और पुख्ता सबूत या पुख्ता उनका कंफर्म हो जाता है पुलिस को कि ये सारे कत्ल के पीछे एक ही शख्स है, और वो है शशांक यादव। अब शशांक यादव की हालत ख़राब है, वो परेशान है, उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। वो छटपटा रहा है कैसे अपनी बेगुनाही को साबित करे, क्योंकि जहाँ पे भी वो जाता था ऑलरेडी उसके सामने डेड बॉडी पड़ी रहती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन उसे फंसा रहा है, क्यों कर रहा है ये, उसने ऐसा क्या किया है जो उसके पीछे पड़ी हुई है। ये कातिल जो है उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक वक्त ऐसा आता है कि शशांक पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और सारे मर्डर्स का इल्ज़ाम उसके सर पर डाल देती है। शशांक कहता है कि उसने खून नहीं किया है। वो बताता है कि मेरे पास ऐसा एक कॉल आया था, और वो कॉल जिसने किया था वो वही कातिल है, और वो उसे बोल रहा था कि कैसे पुलिस से बचना है, उसे सलाह दे रहा था। तो जब पुलिस उससे पूछती है कि उसका नंबर दो, तो उसका नंबर देता है, और जब पुलिस वो नंबर के बारे में पता करती है, उस मोबाइल नंबर के बारे में, तो उन्हें ये जानकर बड़ा बड़ा शौक लगता है कि ये जो नंबर, जो सिम कार्ड लिया गया था, वो शशांक यादव के नाम पे ही लिया गया था। तो पुलिस को लगता है कि शशांक यादव उनके साथ गेम खेल रहा है। वो खुद अपने आप को कॉल करता होगा और यहाँ पुलिस को गुमराह कर रहा है कि उसके पास कातिल का कॉल आया था, क्योंकि सिम कार्ड शशांक यादव के ही नाम पर था। अब शशांक का माथा और ख़राब होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। वो मायूस हो चुका है, टूट चुका है। ऐसे में ये पूरी खबर जो है मीडिया में फैल जाती है, और ऐसे में शशांक की एक फ्रेंड अंजना दत्ता को भी शशांक के बारे में पता चलता है। अब अंजना दत्ता जो है उसने वकालत पढ़ी है लेकिन प्रैक्टिस नहीं की है, और वो जानती है कि शशांक यादव
खून नहीं कर सकता है, वो उस पर विश्वास करती है। तो वो अपने एक वकील दोस्त से कांटेक्ट करती है मयंक मंडल के पास, और उसको ये केस लेने के लिए कहती है, और साथ में वो भी इस केस के साथ जुड़ जाती है, ये साबित करने के लिए कि शशांक यादव बेगुनाह है। ये केस मयंक मंडल जो है वो सोचता है कि ये केस में दम नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास बहुत सारे सबूत हैं ये साबित करने के लिए कि शशांक यादव ही कातिल है। लेकिन अंजना दत्ता को विश्वास है कि ये इंसान कत्ल नहीं कर सकता है, इसलिए वो उसे ये केस लेने के लिए ज़ोर देती है और उसकी फ़ीस भी भरने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है पूरे मामले में कि क्या वाकई शशांक यादव बेगुनाह है या उसी ने ये कत्ल किया है। और अगर शशांक यादव को बेगुनाह साबित करना है तो असली कातिल को उभार कर सामने लाना होगा, जो इतना आसान नहीं है अंजना दत्ता के लिए। ट्रैप नॉवल के ज़रिए लेखक ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि एक आम आदमी जब पुलिस के चंगुल में फंसता है तो किस कदर वो लाचार हो जाता है, जैसे कि कोई मक्खी एक मकड़े के जाल में फंस गई है, ऐसा वो फंस जाता है। अब इस पूरे नॉवल में एज ए रीडर आपको पता है कि शशांक यादव जो है बेगुनाह है। लेखक ने रीडर को शशांक यादव के साथ रखा है। जैसे जैसे रीडर पन्नों को पढ़ते जाता है उसे पता चलता है कि एक्चुअली में शशांक यादव बेगुनाह है। वो तो इत्तेफाकन वहाँ पर पहुँच रहा है जहाँ पर ऑलरेडी कत्ल हो चुका है। सस्पेंस ये है कि कौन है जो ये कत्ल कर रहा है, कैसे वो शशांक यादव से 2 कदम आगे है, और कैसे वो शशांक यादव को उस जगह पर भेज देता है जहाँ पर वो ऑलरेडी कत्ल कर चुका है। ये एक मास्टर प्लान है जिसके ऊपर वो काम कर रहा है। तो ऑडियंस के दिमाग में, पढ़ने वाले के दिमाग में ये सस्पेंस बना रहता है कि कौन है इन सब के पीछे। और वे जो है शशांक यादव के साथ के प्रति उनका व्यवहार जो होगा कि वो बेचारा फंस रहा है, वो कैसे निकलेगा इससे, क्या हो गया, कैसे होगा, क्या अंजना दत्ता उसे बचा पाएगी कि वो बेचारा फंस जाएगा और बलि चढ़ जाएगा। ट्रैप नॉवल की जो कहानी की रफ्तार है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ती है और क्लाइमैक्स की तरफ दौड़ती है। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपके अंदर वो एक्साइटमेंट बना रहेगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, नेक्स्ट व्हाट, आगे क्या होगा। और दूसरी बात यह है कि इस नॉवल का जो संवाद है वो कहानी को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। और संवाद जो है आज के ज़माने के हिसाब से लिखे गए हैं। तो ये जो लेखक हैं संतोष पाठक साहब, वो उन्होंने ये कहानी जो है 21वीं सदी में लिखी है, इसलिए आज के ज़माने की चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। इस नॉवल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्राइम में कैसे किया जाता है उसके एक एस्पेक्ट पर संतोष पाठक साहब ने उसको इनकॉर्पोरेट किया है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे क्राइम को किया जाता है और कैसे इसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से असली कातिल तक पहुंचा जाता है। ये उन्होंने इस नॉवल में काफ़ी अच्छे तरीके से इसको पेश किया है। ओवरऑल ये नॉवल आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आप थ्रिलर पढ़ने के शौकीन हैं तो आप इसे एक सीटिंग में भी ख़त्म कर सकते हैं। यूँ तो नॉवल थोड़ी लंबी है, बट अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है और आपके पास वक्त है तो आप इसे एक सीटिंग में भी कंप्लीट कर सकते हैं। इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त सस्पेंस और मिस्ट्री क्रिएट करके रखी है लेखक ने इस पर्टिकुलर नॉवल में। अगर आपने ये नॉवल पढ़ी है तो आपका क्या विचार है इस नॉवल को लेके? आपको कैसी लगी ये नॉवल? क्या आपको पढ़ने में मज़ा आया? क्या आपने इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ देखी जिसने आपको टच किया? तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा इस नॉवल के बारे में आपके क्या विचार हैं। अगले
वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए नॉवल, एक नए सस्पेंस थ्रिलर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।